नमस्कार, मेरा नाम बिंदु सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है भारत के संस्कार। और हम आज भारत के पूरे 8 संस्कार की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि संस्कार को याद करने की ट्रिक क्या है और कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के संस्कार कितने होते हैं। टोटल 18 होते हैं। कुछ विद्वान 19 संस्कार मानते हैं और कुछ 8 मानते हैं। अगर बात करें भारत के संस्कार की आवश्यकता क्यों होती है, तो आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया है, संस्कारो ही गुणांतर्धानम उच्यते, मतलब संस्कार से ही गुणों में आधान होता है। इसीलिए भारत में गुणों की वृद्धि करने के लिए, जिससे वो अनेक योग बना सके, इसीलिए उसके संस्कार करने की आवश्यकता हुई। अब टोटल 8 संस्कार हैं जो रस हृदय तरंगिणी ने बताए हुए। तो श्लोक दिया हुआ है, स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन निरोध नियम नियमन दीपन गगनग्रास प्रमाणमत चारण विधानच गर्भदुति वायुदुति जारड़ रसराग सारड़ चेप क्रामण बेधो भक्षण अष्टादश देती अस्कर्म। यहाँ तक 8 हैं। 9वां ये है, 10वां चारण, 11वां गर्भदुति, वायुदुति, जारड़, रसराग, सारड़, क्रामण, वेद और भंक्षण। यहाँ 18 हो जाते। 19वां संस्कार अनुवासन है, जो आयुर्वेद प्रकाश ने माना है। भारत के अष्टविधि संस्कार की बात करें तो देहवाद और धातुवाद दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये जो 8 संस्कार हैं दीपन तक। भारत के विभिन्न औषधीय रसायन गुण की प्राप्ति के लिए 8 संस्कार करके भारत के योगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत के जो योग बनाए जाते हैं उसमें भारत के मान जो हैं, मतलब भारत को कितना लेना चाहिए संस्कार में, तो 2 पल ले सकते हैं। मैक्सिमम मात्रा इसकी 2 पल है, मैक्सिमम मात्रा इसकी 2000 पल है और मिनिमम मात्रा मतलब कम से कम इसकी मात्रा आधा पल तक है। पहले संस्कार की बात करते हैं, स्वेदन संस्कार। परिभाषा इसकी क्या होगी? अगर स्पेसिफिक स्वेदन संस्कार आए तो हम लिख सकते हैं कि क्षार या अम्ल औषधियों के साथ पारद को डोला यंत्र विधि के द्वारा पकाने की क्रिया को स्वेदन कहते हैं और इस क्रिया के पश्चात पारद का जो मल है वो शिथिल हो जाता है। अब विधि की बात करें कि जो औषधियां हमने ली हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, कैसे उनका कल्क बनाया जाता है, कैसे पारद रखा जाता है, तो ये है। इनको याद करने से मतलब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि हम ये जो खाने पीने में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे सौंठ है, मरीच है, पिपल है, चित्रक मूल है, अदरक है, मूली है, राई है, ये सारी की सारी हम ये समझ लें मूली का रायता बना रहे हैं, कुछ ऐसा मान के याद कर सकते हैं। इन सभी का 16वां भाग लेना है पारद का, मतलब पारद 1 भाग तो 16 भाग इनका लेना है। इनका कल्क बना के पारद के साथ रख कर, मतलब पारद को इनके साथ लेकर एक कल्क तैयार किया जाता है और फिर कांजी में 3 दिन तक मृदु अग्नि पर स्वेदन किया जाता है या पकाया जाता है और ये जो क्रिया है वो डोला यंत्र विधि के द्वारा की जाती है। तो ऐसे हमारा स्वेदन संस्कार पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे मर्दन संस्कार पे। अब आते हैं मर्दन संस्कार की बात। तो कांजी के साथ पारद को घोटने की क्रिया ही मर्दन संस्कार कहलाती है। इसमें जो पारद होता है पहले संस्कार से प्राप्त पारद यूज किया जाता है, या मर्दन संस्कार में जो औषधियाँ बताई गई हैं उनके साथ पारद का मर्दन करना ही मर्दन संस्कार कहलाता है। इससे वायुमल नष्ट हो जाते हैं। अब विधि क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे इसका संस्कार करते हैं, तो खरल में गुड़ लेके जला हुआ ऊन, ग्रह धूम, पुरानी ईंट का चूर्ण, राई और सेंधव नमक हमेशा लिया जाएगा, तो सेंधव लवण ही लिया जाएगा। इन सब का 1/16 भाग लेंगे या 16वां भाग लेंगे। इनको खरल कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तप्त खरल में लेकर के इनके साथ पारद को, जो हमने पहले संस्कार से प्राप्त पारद है, उसको कांजी के साथ 3 दिन तक इसको मर्दन किया जाता है, घोटा जाता है। तो इसके बाद जो प्राप्त संस्कार इसके बाद जो प्राप्त होता है पारद, वो सेकंड संस्कार के बाद थर्ड संस्कार में यूज किया जाता है। यहाँ खरल को गर्म करने के लिए या तो
खरल जो है वो तप्त ले लें, या फिर 2 ईंटों पे रखकर उसको नीचे से गर्म करते जाएं और ऊपर ये प्रोसेस की जा सकती है। अब थर्ड आते हैं मूर्छन संस्कार की बात। तो मर्दन संस्कार से प्राप्त पारद को नष्ट पिष्ट होने तक घोटने की प्रक्रिया ही मूर्छन संस्कार कहलाती है। इससे पारद के जो दोष हैं, नैसर्गिक दोष पड़े हैं, विष, वहन और मल, ये नष्ट हो जाते हैं और पारद जो है अपनी चंचलता या चपलता जिसे बोलते हैं और द्रव्यता को छोड़ देता है और नाग वर्ण का हो जाता है। मतलब कह सकते हैं थोड़ा स्याव वर्ण या काला सा या फिर स्लेटी कलर का हो जाता है। अगर आपने अपने लैब में ये प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा, वो नाग वर्ण का हो जाता है। अब इनकी बात करें कि जो नैसर्गिक दोष हैं उनको खत्म करने के लिए कौन से द्रव्य दिए जाते हैं, तो घृत कुमारी, त्रिफला और चित्रचूर्ण, इन तीनों का ही यूज किया जाता है। तो इससे घृत कुमारी से मल दूर हो जाते हैं, मल वाले दोष, त्रिफला से अग्नि और चित्रचूर्ण से विष। इनसे 7 बार मर्दन किया जाता है, मतलब 7 बार इनको घोटा जाता है। ये द्रव्य लेने के बाद पारद को, जो पहले मर्दन संस्कार से प्राप्त पारद है, उसको लेकर इन तीनों के साथ, औषधियों के साथ 7 बार घोटा जाता है। उसके बाद उष्ण जल से प्रक्षालन करने के बाद प्राप्त पारद को अगले संस्कार में प्रयोग किया जाता है। यह है उत्थापन संस्कार। तो मूर्छन संस्कार के बाद जो पारद नष्ट पिष्ट हुआ, इतना कूटा, इतना मारा, मर्दन किया कि उसको अब क्या आ गई, मूर्छा आ गई, या मूर्छित हो गया या मृत हो गया। तो अब पारद का हमें अगले संस्कार में यूज करना है, तो उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। मतलब उठाना, उसको जगाना, या कुछ भी कह सकते हैं। विधि क्या है कि कांजी लेंगे। कांजी हमारे अम्ल द्रव्य में आती है, इसलिए अगर कांजी की बात ना करें, अम्ल की बात करें तो भी समझ जाएं कि कांजी लिए है। तो कांजी में डोला यंत्र विधि से 3 दिन तक स्वेदन किया जाता है, या फिर नींबू रस में घोट के इसको कड़ी धूप में सुखा लिया जाता है। मतलब घोटा बहुत सारा और इसको धूप में सुखा लिया, तो क्या होगा कि चूर्ण जो होगा वो ऊपर रह जाएगा, तो उसको फूंक मारकर उड़ा देते हैं, जिससे नींबू का जो चूर्ण होगा वो उड़ जाएगा और नीचे हमारा पारद मिलेगा। और पारद को कपड़े में रख करके निचोड़ लेंगे, फिर वही अंतिम क्रिया उष्ण जल से प्रक्षालन करेंगे और उसके बाद अगली संस्कार में, 5वें संस्कार में प्रयोग किया जाएगा। उत्थापन के बाद जो अगला संस्कार है वो है पातन संस्कार।